नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में हम वैदिक कालीन आर्थिक जीवन या कहें वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे और जानेंगे उस समय के लोगों की आर्थिक गतिविधियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। वैदिक काल में आर्थिक जीवन, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम पशुपालन की बात करेंगे। तो ऋग्वेद में जहाँ एक तरफ अनेकों पशुओं के नाम और पशुओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उल्लेख है, तो वहीं दूसरी तरफ ऋग्वेद में ही पशुओं की प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का भी उल्लेख मिलता है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वैदिक कालीन आर्य और उनकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार पशुपालन था। मतलब उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इस समय के लोग गाय, बैल, भैंस, घोड़े और बकरी आदि पशुओं को पालते थे। पशुओं को आय का प्रमुख स्रोत माना जाता था और गाय का प्रयोग तो उस समय मुद्रा के रूप में किया जाता था। इस समय युद्ध का प्रमुख कारण गायों की ग्विष्टि था, मतलब गाय की खोज करना और गाय से संबंधित। गायों को आधन्या भी कहा जाता था, जिसका मतलब हुआ नॉट एलिजिबल टू बी किल्ड, मतलब गाय को उस समय मारा नहीं जाता था। गाय का कितना महत्व है, इसका पता हमें इस बात से ही चलता है कि उस समय जो धनी वर्ग के व्यक्ति थे उन्हें गौतम कहा जाता था और वहीं गाय का रक्षक गौपति कहलाता था। कुछ अन्य भी ऐसे शब्द हैं ऋग्वैदिक काल में जिनका संबंध गाय से ही है, जैसे कि इस समय राजा को गोप्ता कहा जाता था, तो वहीं समय के लिए गोधुली शब्द का प्रयोग करते थे। दूरी मतलब डिस्टेंस के लिए गवयुति शब्द का प्रयोग करते थे और अतिथि के लिए गौहंता शब्द का प्रयोग किया जाता था। मतलब अतिथि गौ की हत्या करने के बराबर का हकदार होता था। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे गायों को मारने का प्रमाण पत्र मिल गया था, नहीं, यह अतिथि के महत्व को दर्शाता है। मतलब अतिथि देवः भवः, अतिथि का सम्मान करने के लिए उसे इस नाम से पुकारा जाता था। लेकिन आप सब जान लीजिए कि इस समय के लोग हाथी, बाघ और गिद्ध आदि पशुओं से परिचित नहीं थे। पशुपालन के बाद हम बात करते हैं वैदिक काल के दूसरे व्यवसाय कृषि की। तो आप सबको मैं यह बता देना चाहूँगा कि ऋग्वैदिक काल में कृषि गौण व्यवसाय था, मतलब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। इस समय के लोग मुख्य रूप से गेहूं और जौ को उगाते थे। जौ के लिए उस समय यव शब्द का प्रयोग किया जाता था और ऐसा माना जाता है कि इस समय के लोग चावल से अपरिचित थे। चावल की जानकारी उस समय के लोगों को नहीं थी। कृषि कार्यों में लकड़ी से बने हुए हल का प्रयोग किया जाता था। इससे पता चलता है कि इस समय के लोग लोहे से भी अपरिचित थे और कृषि वर्षा पर निर्भर थी। कुछ ऐसे प्रमाण भी इस समय मिले हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन फिर भी अधिकांश कृषि वर्षा पर ही निर्भर थी। आपको बता दूं कि ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख किया गया है। इसमें कृषि के महत्व के लिए उर्वर मतलब जोते हुए खेत, धान्य और
संपत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। इस समय हल के लिए लांगल शब्द का और हल रेखा मतलब हल से जो लाइनें पड़ जाती थी खेतों में, उसके लिए सीता शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे आप सब यह भी जान लीजिए कि इस समय भूमि पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता था, बल्कि सभी लोगों का भूमि पर अधिकार होता था। और इस समय के व्यापारी वर्गों को पणी कहते थे, जो कि पशुओं का व्यापार मुख्य रूप से करते थे, क्योंकि पशुपालन ही प्राथमिक व्यवसाय था इस समय। और इस समय बहुत से व्यवसाय थे, लेकिन किसी भी व्यवसाय को तुच्छ नहीं माना जाता था, बल्कि समाज में सभी की अपनी अपनी प्रतिष्ठा थी। बढ़ई शिल्पियों में प्रमुख था। अन्य शिल्पियों में स्वर्णकार, चम्रकार और कुम्हार आदि शामिल थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो जैसा कि आप सबको पहले बताया जा चुका है कि ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से अपरिचित थे, लेकिन इस समय के लोग तांबे और कांसे से परिचित थे, क्योंकि इन दोनों के लिए इस समय के लोग अयस शब्द का प्रयोग करते थे। कताई और बुनाई स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा की जाती थी, लेकिन ऋग्वेद से हमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं मिलता कि इस समय के लोग कपास से परिचित थे। आगे आपको बता दूं कि वैसे तो ऋग्वेद में समुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इस समय के लोग वास्तव में समुद्र से परिचित नहीं थे। समुद्र के लिए सामान्यतः इस समय के लोग जल के जमाव या फिर ऐसा स्थान जहाँ पर थोड़ा जल भर जाए, उसके लिए समुद्र शब्द का प्रयोग करते थे। वर्तमान में जो महासागर बड़े बड़े होते हैं, ऐसे समुद्रों से इस समय के लोग परिचित नहीं थे। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि इस समय के लोग मरुस्थल से परिचित थे, और जिसके लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया जाता था। आपको बता दूं कि वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था, और विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे आप कह सकते हो कि निष्क मुद्रा माप की इकाई हो सकती है। तो इस प्रकार अपने आज के इस वीडियो में हमने वैदिक कालीन समाज के आर्थिक जीवन या कहें ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन के बारे में जाना। अपनी अगली वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।